प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की 7वीं कड़ी। पंडिता रमाबाई सरस्वती का जीवन एक ऐसी संघर्ष गाथा है जिसके एक एक पन्ने पर नारी सशक्तिकरण के शब्द चित्र छपे हुए हैं। इस मेधावी स्त्री के जीवन की विशालता और विविधता के हर रंग को इस धारावाहिक की कड़ियों में समेटना सर्वथा असंभव है। इसीलिए हम यहां रमाबाई के जीवन से जुड़ी उन्हीं घटनाओं को इस धारावाहिक में प्रस्तुत करते रहे हैं जिनमें छिपे संदेश को समझने की आज भी आवश्यकता है। तो पिछली कड़ी में हमने जिक्र किया कि पंडिता रमाबाई पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान करने को तैयार थी। वहां के प्रगतिवादी लोग एक प्रकार से हाथ जोड़कर और कमर झुकाकर नव प्रभात की इस रश्मि का स्वागत करने को तैयार थे। लेकिन इसी बीच एक घटना घटी। उस दिन रमाबाई अपनी बेटी मनोरमा को लेकर बरामदे में बैठी हुई थी कि तभी चिक के पीछे आहट हुई और एक स्त्री का प्रश्नात्मक स्वर गूंजा। रमाबाई मेधावी क्या यहीं रहती है? हाँ, अंदर आ जाइए। ननद जी। राधा, मेरी भाभी। ननद जी। राधा भाभी, तुम यहाँ? हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था नंदोई जी के बारे में। ये कैसे हो गया ननद जी? कैसे हो गया ये? भाभी, भाभी। रमाबाई की भाभी राधा आज वर्षों बाद मीलों का सफर तय करके उन्हें सांत्वना देने आ पहुंची थी। राधा भाभी स्वर्गीय श्रीनिवास की विधवा पत्नी। ननद और भाभी एक दूसरे के सीने से लगकर जो रोने लगी तो आंसुओं के संग देर तक अपने मन का संताप भी बहाती रही। और फिर जब वो दोनों अलग हुई तो रमाबाई का ध्यान अपनी भाभी की दशा पर गया। वो तो सिहर उठी, मुंडित केश, तन पर कहने को साड़ी, लेकिन असल में एक लंबा लाल कपड़ा मात्र, और उस कपड़े पर ना कोई किनारी और ना ही आंचल। राधा के पैरों में चप्पल भी न थी। रमाबाई को स्मरण हो आया कि एक बार अपने पति विपिन बिहारी दास से उनकी इसी विषय पर लंबी बात हुई थी। ये कौन सा धर्म हुआ कि नारी सधवा है तो पति के वश में रहे और विधवा हो जाए
तो समाज के वश में रहे, तिरस्कृत और उपेक्षित। देखो रमा, मैं मानता हूं ये गलत है। पति पत्नी परिवार के हितवश पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, लेकिन उनका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी होता है। उन्हें अपने ढंग से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, पति हो या पत्नी। होना चाहिए, मिलना चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ है, पर वास्तव में होता क्या है? क्यों स्त्रियों की भांति किसी पुरुष के विधुर हो जाने पर ऐसे बंधन नहीं लगाए जाते? देखो रमा, तुमने जो प्रश्न उठाया है तो उसका उत्तर खोजते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि समाज ने विधवा स्त्रियों पर ऐसे बंधन क्यों लगाए। इस बारे में एक बार मेरी एक परंपरावादी व्यक्ति से बात हुई थी। उसने जो मुझसे कहा वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। बताइए, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ऐसा शायद विधवा स्त्रियों की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। जी? हाँ, उन्हें आकर्षण विहीन, सादा और अनुशासित जीवन जीने पर विवश किया जाता है, ताकि कोई लोलुप और कुटिल व्यक्ति उनकी दशा का अनुचित उपयोग ना कर सके। वाह, क्या खूब। किसी को सुरक्षा देने का ये अर्थ तो नहीं कि उससे उसके अधिकार ही छीन लो। तो इस प्रकरण में सच्ची राह कौन सी सूझती है तुम्हें? बताओ। जी, जो विधवाएं हैं, परित्यक्ताएं हैं, समाज के अन्य दबे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें जीने का समान अधिकार दो। और अगर अधिकार नहीं देते तो फिर उन पर अनुशासन और भेदभाव का बंधन भी न लगाओ। वो अपनी मर्जी से जैसे जीना चाहते हैं उन्हें जीने दो। अर्थात साथ रखो तो समानता और सद्भाव के साथ, वरना उन पर अपना अधिकार भी मत जमाओ। बिल्कुल। पंडिता रमाबाई अपने पति के साथ हुए इस वार्तालाप में डूबी रही। कुछ समय बाद राधा ने जब उनकी सुधी के पंखों को सहलाया, तभी वो वर्तमान में लौट सकी। ननद जी, ननद जी। हाँ? जूड़ी चढ़ाई क्या? थक गई हैं तो तनिक सो लीजिए ना। अरे नहीं भाभी, तुम दूर की यात्रा करके आई हो, थक तो तुम गई होगी। भाभी, घर में दूध और चूड़ा है और खजूर का गुड़ भी है, तुम कुछ खा लो। और अभी थोड़ी देर में बंका सेवक रसोई बना देगा, तुम मिलकर भोजन करेंगे। मैं पहले स्नान कर लेती हूँ ननद जी, और फिर आज तो निर्जली का व्रत है मेरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बंका रसोइया का नाम सुनकर तुमने व्रत की बात निकाल ली हो? सोचा होगा उसके हाथ का भला कैसे खाऊंगी मैं। अरे भाभी, बंका ठाकुर ब्राह्मण का लड़का है, गरीब है, यहीं रहता है। उसके यहाँ रहने से मुझे भी साथ मिल जाता है। नहीं नहीं ननद जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा। अच्छा, कभी ऐसा नहीं सोचा? तो फिर ये क्या रूप बनाया है? आप क्या कहना चाहती हैं ननद जी? देखो भाभी, मेरे दादा ने तुम्हारी मांग में सिंदूर तो भरा, पर तुम्हें पत्नी का पद कभी नहीं दिया। पति का स्पर्श पाए बिना ही तुम्हारा यौवन मुरझा गया। तुम पर जिस व्यक्ति ने ऐसा घोर अन्याय किया, तुमने उसी व्यक्ति के लिए अपने सुंदर सुहाने बाल कटवा दिए। ननद जी, जिसने पति होने का कर्तव्य समझकर कभी तुम्हारे लिए 2 अंगुल फटा कपड़ा तक लाकर नहीं दिया, उसी का शोक मनाने के लिए तुमने अपने तन पर ये भद्दा कपड़ा लपेट लिया। क्यों किया तुमने ऐसा भाभी, क्यों? ननद जी, क्यों व्यर्थ में अपना जी जलाती हूँ? मुझ पर किसी ने जबरदस्ती नहीं की। ये रूप तो मैंने स्वयं स्वीकार किया है। सधवा हुई नहीं और विधवा हो गई, सुहागन बनी नहीं और अभागन बन गई।
उन्होंने मुझे अपना नहीं माना, ये सच है, परंतु मैंने तो उन्हें अपना माना था। क्या मेरी भावना का, मेरी निष्ठा का कोई मूल्य नहीं? भाभी, अंधी भावनाओं और भ्रम से भरी निष्ठाओं को उखाड़ फेंकना ही उचित है। अब जाने भी दो ननद जी, अब तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब यहीं रहूंगी हमेशा। सच? हाँ भाभी, यहीं रहो। मुझे भी कोई मेरा अपना मेरे पास चाहिए। पर भाभी, चाहे तुम इसे मेरी हठ ही समझ लो, लेकिन इसे पूरा अवश्य करना। भाभी, तुम बाल रख लो भाभी, और ये लाल कपड़ा उतार फेंको। ननद जी, तुम्हारे पास संयम की, निष्ठा की और चित्त की जितनी दृढ़ शक्ति है, उसे इस तरह के पागलपन भरे विश्वासों के कारण कमजोर मत बनाओ भाभी। ननद जी। अरे मनु, तू रोते रोते यहाँ तक आ पहुंची। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तू अंदर सो रही है। ननद जी, हाँ, ये मनु है ना? हाँ, मनोरमा ही है ये, मेरे पति की एकमात्र निशानी और मेरे जीवन का सहारा। और अब मेरे जीवन का भी। आजा बिटिया, आजा, आजा मेरे पास आजा। कितनी प्यारी बिटिया है। आखिर पंडिता रमाबाई मुंबई होते हुए पुणे आ गई। साथ में बंका ठाकुर नामक ब्राह्मण लड़का, 1.25 बरस की मनोरमा और राधा भी। उनके पुणे पहुंचते ही जैसे नगर में आंधी चल पड़ी। हंसी ठिठोली के झोंके उन पर हर तरफ से पड़ते थे। उनके विवाह और वैधव्य स्वरूप पर हर तरफ से उंगलियां उठती। लेकिन यह सच है कि समाज सुधारक विष्णु मोरेश्वर भिंडे, आबाजी मोडक, राव साहब और उनकी पत्नी रमाबाई रांडे आदि के स्वागत, सहयोग, सम्मान और सभा संचालन से पंडिता रमाबाई का उत्साह और भी बढ़ गया। इसके बाद तो पंडिता रमाबाई ने जैसे लोक जागृति का बीड़ा ही उठा लिया। महाराष्ट्र के कोने कोने में उनके तूफानी दौरे होने लगे और पुणे के अलावा शोलापुर, अहमदनगर, मुंबई, ठाणे और पंढरपुर में भी आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। इसके तहत स्त्रियों के अनुचित आचरण को एकदम नहीं नकारा गया, बल्कि उस आचरण के दोष दिखाकर उसे सुधारने का यत्न किया जाने लगा। ननद जी, हाँ, कुछ स्त्रियां आपसे मिलने आई हैं, कुछ बात करना चाहती हैं वो। हाँ हाँ भाभी, उन्हें अंदर भेज दो ना। ठीक है। अरे लो, वो तो खुद ही अंदर चली आई। माफ करना रमा बहन, हमें आने में कुछ देरी हो गई। देरी तो तेरे कारण ही हुई। तू ही अपने मर्द के थाली से उठने की बाट देख रही थी। वो उठे तो उसकी झूठी थाली में खाना खाए तू। अरे चुप, रमाबाई के सामने तू। नहीं बहन, मेरी तरह तुम भी सच्ची बात को समझो। मैं तुम्हारी बात नहीं करती। वैसे अनेक स्त्रियां पति की जूठी थाली में खाना, उसके पांव धोकर पानी पीना जैसे बाहरी दिखावे करती हैं, परंतु सच्चा पत्नी धर्म ये है कि पत्नी अपने पति की इच्छा का अनुसरण करती हुई, धर्म तथा ईश्वर को स्मरण करती हुई अपना आचरण पवित्र बनाए रखे। रमा बहन, हाँ। हमारे साथ ये नवविवाहिता भी आई है। कहने लगी आपकी बातें सुन लूं तो शायद इस नए जीवन का सार समझ में आ जाए। देखो बहन, ससुराल में तुम कभी आलस्य मत करना, सबसे नम्रता से बोलना। सास ननद की अथवा स्वजनों की शिकायत अथवा निंदा नौकरों के पास कभी मत करना। घर में सब वस्तुएं इस रीति से रखना कि किसी भी समय
सहज रूप से मिल सके। हाँ दीदी। घर में कूड़ा कचरा जमा मत होने देना, घर को साफ रखना। अच्छा दीदी। और ये बातें तो इस नई नवेली के साथ साथ हम भी अपना सकती हैं। हाँ बहनों, देखो, अपने प्रेम को एक स्थान तक सीमित मत रखो, सब प्राणियों पर अपने प्रेम की वर्षा होने दो। निस्वार्थ भाव से परोपकार करने पर हमें जो सुख मिलता है, उसके समान कोई दूसरा उदाहरण नहीं। आज तुम मुझसे कुछ सुनने आई हो, तो मैं एक बात विशेष रूप से तुम्हें कहना चाहती हूँ। कौन सी बात रमा बहन? देखो बहन, स्त्री ही स्त्री के नाश का कारण बनती है। आज परंपरा का जो जुआ तुम्हारे कंधे पर लदा हुआ है, उसे उतार फेंको। याद रखो कि अज्ञान, अंधश्रद्धा और अनाड़ीपन के कारण तुम्हारे दुख दोगुने चौगुने होते जा रहे हैं। क्यों मेरी नवविवाहिता बहन, तुम कुछ और पूछना चाहती हो? नहीं दीदी, मेरे जीवन का सार तो आपने मुझे बता ही दिया। रमाबाई से ऐसी बातें सीखकर स्त्रियों को अपने अस्तित्व की एक नई परिभाषा समझ में आने लगी। उत्साह, उमंग और आशा की नई परिभाषा। लेकिन रमाबाई जानती थी कि स्त्रियों को अपनी इस परिभाषा को साकार करने के लिए शिक्षित और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन हिंदुस्तान में तो इन दोनों सुविधाओं की कमी थी। इसी बीच हंटर कमीशन हिंदुस्तान आया। रमाबाई के मन में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने तुरंत मिस्टर हंटर को एक पत्र लिखा, जिसमें भारतीय स्त्रियों की दयनीय दशा का वर्णन किया गया था। और उस वक्त सभी को हैरानी हुई जब मिस्टर हंटर ने उन्हें मिलने का समय दे दिया। यस रमाबाई साहिबा, आप चाहती हैं कि गर्ल्स स्कूल्स में जेंट्स टीचर्स और इंस्पेक्टर्स को न रखा जाए? यस मिस्टर हंटर, और अगर रखे भी जाएं तो वहां अध्यापिकाओं और महिला इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति जरूर की जाए। आप क्या ये कहना चाहती हैं कि लेडीज ज्यादा अच्छा पढ़ाती हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि यहाँ बहुत कम माता पिता अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। I understand. जो भेजते भी हैं तो लड़की के कुछ बड़ा होने पर उसे स्कूल से निकाल देते हैं, क्योंकि वो पुरुष अध्यापकों के रहते उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते। Oh, I didn't know this. ये बात है? यस सर, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आप सोचिए सर, जिन लड़कियों को पुरुष अध्यापकों के पास पढ़ने नहीं भेजा जाता, क्या उन लड़कियों को और औरतों को पुरुष डॉक्टर के पास जांच और इलाज के लिए भेजा जाता होगा? आप कहना क्या चाहती हैं रमाबाई साहिबा? देखिए सर, हिंदुस्तान में डॉक्टर्स, खासतौर पर गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, लगभग सभी पुरुष हैं। यहाँ की बीमार स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां, यौन रोगों से ग्रस्त स्त्रियां, लाज, संस्कार और पारिवारिक परिवेश के कारण इन पुरुष विशेषज्ञों के पास जांच और इलाज के लिए नहीं जाती। नतीजा, लाखों औरतें गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अकाल मौत का शिकार हो जाती हैं। Is that so? जी, यौन रोग के कारण तिल तिल करके मरती हैं। हड्डियों का पिंजर बनी सारी उम्र परिवार के लिए खटती रहती हैं, लेकिन पुरुष डॉक्टर से अपनी जांच करवाने के लिए नहीं जाती। सर, वो तो पराये मर्द द्वारा शरीर को छूना भी पाप समझती हैं। तो आप चाहती हैं कि यहाँ लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट भेजी जाएं, जो यहाँ की बीमार और कमजोर औरतों का इलाज कर सकें? बीमार ही नहीं सर, इस स्थिति में उन स्त्रियों के साथ भी अन्याय हो रहा है जो संतान नहीं पैदा कर पाती, और इसके लिए उन्हें जी भर कर कोसा जाता है,
यातनाएं दी जाती हैं उन्हें। उनके साये तक को अपशगुनी माना जाता है और उनके पति उनकी आंखों के सामने दूसरी बीवी तक ले आते हैं। पर बच्चा पैदा ना कर सकने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की ही है, ऐसा कैसे माना जा सकता है? लेकिन यहाँ ऐसा ही माना जाता है सर। वेरी स्ट्रेंज। क्योंकि ऐसी किसी औरत की मेडिकल जांच नहीं होती। और जानते हैं सर क्यों? क्यों? क्योंकि जांच करने वाला डॉक्टर एक पुरुष है। ओह। सर, अगर ऐसी औरतों की जांच के लिए लेडी डॉक्टर्स हों तो फिर अवश्य उनके साथ न्याय होगा। डॉक्टर साफ साफ बता देगी कि कमी किस में है, पत्नी में या उसके पति में, जो बेवजह ही अपने गुरूर की मूछें ऐंठता रहता है। I think you have a point. आप ठीक कहती हैं। सब इसीलिए मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स औरतें भी होनी चाहिए। सर, आप विलायत से ऐसे कुशल डॉक्टर्स को यहाँ लाइए। वो यहाँ काम करेंगी और इधर हमारी लड़कियों में शिक्षा का प्रसार होगा, तो हो सकता है कि कल वो भी लेडी डॉक्टर बनकर अपने देश की स्त्रियों को स्वस्थ रखने का काम खुद संभालना चाहें। Good idea. I think it's a very good idea. थैंक यू सर। रमाबाई साहिबा, आपकी इस तजवीज से तो महारानी विक्टोरिया भी जरूर खुश होंगी। आपके सुझावों पर जरूर गौर किया जाएगा रमाबाई साहिबा। थैंक यू सर। You're welcome. सुना है हंटर कमीशन ने आपकी बातों पर गौर करने का वादा किया है। हाँ, इस दिशा में अगर कुछ हुआ तो फिर तो अपने पुणे की एक समस्या भी हल हो जाएगी। कैसी समस्या काशिताई? पुणे में सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज तो है रमाबाई, लेकिन लड़कियों के लिए हाई स्कूल नहीं है। लोग अपनी लड़कियों को ईसाई मिशनरी स्कूलों में भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए यहाँ एक गर्ल्स हाई स्कूल की बहुत आवश्यकता है। हाँ, इस बारे में तो मैं यहाँ के प्रशासकों से पहले ही बात कर चुकी हूँ काशिताई। हाँ, ननद जी ने हीराबाई में जो सभा बुलाई थी वो इसी स्कूल के लिए जनमत तैयार करने को तो बुलाई थी। क्यों ननद जी? हाँ राधा भाभी, अपने घर की बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के लिए हर परिवार को तैयार करना होगा, क्योंकि अशिक्षा और अज्ञानता ही स्त्रियों की दुर्दशा और दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। और इसी कारण से एक दूसरा कारण भी अपने आप जुड़ जाता है। कौन सा कारण रमाबाई? देखिए, यहाँ महाराष्ट्र का और उधर बंगाल बिहार का दौरा करते हुए और फिर उससे पहले कर्नाटक में भी मैंने देखा है कि जब घर की लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता तो फिर छोटी उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। ये बाल विवाह प्रथा स्त्रियों के शारीरिक और मानसिक दुखों का एक दूसरा बड़ा कारण है। लेकिन ये भी तो सच है रमाबाई, जिस तरह बाल विवाह की कुप्रथा अशिक्षा से जुड़ी है, उसी तरह शिक्षा का उजाला फैलते ही ये अपने आप दूर भी होने लगेगी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ काशिताई कि स्त्रियों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। रमाबाई, आप स्त्री जाति के कल्याण के लिए जो व्याख्यान देती हैं, उन्हें गृहस्थी चलाने की जो रीति नीति सिखाती हैं, आपकी कही ये सभी बातें किसी पुस्तक के रूप में एक साथ छप जाएं तो कितना लाभकारी हो। आपने मेरे मन की बात कह दी ताई। मेरे पास रमाबाई के अनेक व्याख्यान और उनकी टिप्पणियां संकलित हैं। अच्छा। हम उनके आधार पर एक पुस्तक छपवाती हैं और उसको शीर्षक देती हैं स्त्री धर्म नीति। क्यों रमाबाई? बहुत अच्छा विचार आया है आपके मन में। वैसे ये काम मेरे यहाँ रहते हो जाए तो और भी अच्छी बात होगी। क्यों, आप अब कहाँ जा रही हैं रमाबाई? काशिताई, मेरी इच्छा है कि कुछ धन जमा हो जाए तो मैं इंग्लैंड चली जाऊं। इंग्लैंड? आपका मतलब विदेश? हाँ काशिताई, मैं इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी सीखना चाहती हूँ। डॉक्टर बनकर अपनी मातृभूमि लौटूंगी और अपनी माताओं बहनों की खूब सेवा करूंगी मैं। आप अवश्य परदेश जाइए, डॉक्टर होकर लौटिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ,
हम अवश्य इसके लिए धन जमा करेंगी। ये पुस्तक छप जाए तो कुछ धन तो इसकी बिक्री से ही प्राप्त हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही थी काशीताई। मेरा ये नव विचार सच हो जाए तो फिर मैं जैसा बोलती हूँ वैसा आचरण भी कर सकूंगी। जरूर रमाबाई, आपका ये विचार जरूर मूर्त रूप लेगा। देख लेना, जब आप डॉक्टर बनकर लौटेंगी तो हम मंदिर में घंटा बजाकर आपका स्वागत करेंगी। अच्छा। हाँ। पंडिता रमाबाई सरस्वती के जीवन की इस नव यात्रा के कुछ और मुख्य पड़ावों का जिक्र हम आगामी कड़ियों में करेंगे। तो सुनते रहिएगा रेडियो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की 7वीं कड़ी। इस कड़ी में भाग लेने वाले कलाकार हैं बाबला कोछड़, दीपा रॉय, पल्लवी भारती, रजनीश शर्मा, हर्ष बाला, मुनीषा रस्तोगी और यक्षिता श्रीवास्तव। ध्वनि मुद्रक विपिन, निर्देशिका अंजू गुलाटी। तो अगली कड़ी में फिर होगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।